अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी कर राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने बिहार में अपने सबसे बड़े सियासी दांव को क्या खेल दिया है। यह क्यों कहा जा रहा है कि इस संकल्प पत्र के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे एनडीए खेमे में खलबली मचा दी है। 10 पॉइंट है दोस्तों, 10 मुद्दे जो सीधे तौर पर पिछड़े और अति पिछड़े को सियासी नजरिए से सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं। मंच पर खड़े राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा ऐसा कि पिछड़ों की सियासत का जिक्र कर पूरी मोदी सरकार को लपेट लिया। सबसे पहले राहुल गांधी का यह बयान सुनिएगा, जिसमें राहुल गांधी बताते हैं कि लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बातें कही। कौन सी 2 बातें? देखिए कैसे राहुल गांधी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की भागीदारी का जिक्र कर मोदी सरकार की कमजोर नफ्स को दबा रहे हैं। पहले यह देखिए और फिर उसके बाद इस संकल्प पत्र के मायने क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का यह बयान सुनिए। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने 2 बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। इन वायदों के पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध, पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। यानी इस दौरान तेजस्वी यादव का जो बयान है ना दोस्तों, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। मगर ये जो संकल्प पत्र आप देख रहे हैं, न्याय संकल्प पत्र, जिसमें लिखा हुआ है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। यानी नीतीश के सामने एक चैलेंज देने की कोशिश है कि भाई हम इतना करेंगे, आप करके दिखाइए, आप तो कर नहीं पाए। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, गौर करिएगा, जिसमें क्या लिखा है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की जो सीमा है उसको बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने हेतु केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आप इसका मतलब समझे, यह बहुत बड़ा सियासी मुद्दा है दोस्तों बिहार में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह होगा कि मोदी सरकार के पाले में गेंद चली जाएगी। कैसे? आबादी के हिसाब से आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल से जो कानून पारित होगा, जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कहां भेजा जाएगा? केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आगे देखिएगा चौथा पॉइंट, और फिर आपको तेजस्वी यादव का बयान भी दिखाएंगे, बहुत दिलचस्प है। लेकिन चौथा पॉइंट देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड जो सुटेबल एनएफसी का जिक्र है, जैसे अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। यानी पिछड़ों की सियासत को साधने के लिए इंडिया गठबंधन कैसे और कब क्या करेगा, सत्ता में आया, उसका उत्तर इस संकल्प पत्र के जरिए दिया जा रहा है कि भाई हम लिखित डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आप देखिए कि हम ऐसे करेंगे। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कहा उन्होंने इस दरमियान, और फिर आपको इस संकल्प पत्र के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे, और राहुल गांधी का एक और बयान भी है। लेकिन पहले तेजस्वी यादव का यह बयान सुनिए। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। और आप सब लोग जानते हैं, शुरू से ही हम लोगों ने मांग उठाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे विधानसभा, उस मंच से हमने प्रधानमंत्री जी के सामने मांगा था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। उस समय तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया, लेकिन जब लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा
तब जो है उनको देना पड़ा। तो ये सामाजिक न्याय की ताकत है। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी, जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% EWS यानी 75%, उस समय भी हम लोग बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को कैबिनेट से हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा। जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल 9 में है, अनुसूची 9 में, उसी हिसाब से बिहार में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है उसको अनुसूची 9 में जो है आप लोग डालने का काम कीजिए। लेकिन 11 महीने 12 महीने तक इसको नहीं डाला गया। अभी बिहार विधानसभा सत्र चालू हुआ था, उसमें भी हम लोगों की मांग थी, लेकिन कोई नहीं सुना। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो विजन है, कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मन, वो केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे, जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर लिया आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग जो लोग बैठे हैं, ये लोग सब समाज के दुश्मन हैं। हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, ना आगे करेंगे। मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, अगर इस संकल्प पत्र के और पॉइंट आगे देखेंगे ना, तो एक 8वां पॉइंट भी बहुत दिलचस्प है। इसमें लिखा गया है कि 25 करोड़ रुपए तक के जो सरकारी ठेके आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जबकि पॉइंट नंबर 9 ये बताता है कि संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन में आरक्षण लागू किया जाएगा। ये बड़ी बात है। यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए, बिल्कुल, ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। मैं आपको, खारगे जी, केशवी जी, सानी जी, बाकी जो स्टेज पे लीडर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कांग्रेस के इस कदम से एक बात तो साफ है दोस्तों, दूर से ही सही ये दिख रहा है कि कांग्रेस बिहार को लेकर अपनी रणनीति बदल चुकी है। आप कहेंगे कैसे? बिहार के चुनाव में अभी तक बीजेपी के लिए माना जाता था कि बहुत आसान है, आरजेडी को टारगेट कर दिया जाता था। लेकिन लगता है कि कांग्रेस इस गठबंधन में आगे चलकर वोट चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। और सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे पर ही नहीं, इसके जरिए पिछड़ों की राजनीति को किस तरह से साध रही है, राहुल गांधी की रणनीति, वो भी आपको बताते हैं। गौर कीजिएगा, एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली में वोट चोरी पर 7 अगस्त को पहली बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद होगा आपको। और उसके ठीक बाद राहुल गांधी बिहार चले गए। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोट अधिकार यात्रा निकाली, जमकर भीड़ आई।
जमकर लोग आए और यात्रा के जरिए पिछड़ों को कैसे साधा गया वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस दौरान 1300 किलोमीटर की राहुल गांधी ने यात्रा की, 1300 किलोमीटर की, और बिहार के अलग अलग हिस्सों में वो गए और हर कोने पर उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगाया। विपक्षी गठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री भी बाकायदा राहुल गांधी ने बुला लिए। क्या इस यात्रा ने बिहार को लोगों के नजरिए को बदला या नहीं बदला राहुल गांधी को लेकर? आप भी कहेंगे हां। इससे पहले राहुल गांधी बिहार में सभाएं करते थे, लेकिन शाम होते होते दिल्ली चले जाते थे। हर बार होता था, दौरा किया, बिहार से दिल्ली चले गए। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी बिहार का रूट नहीं था, मगर वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने अपनी मौजूदगी बिहार में दर्ज करवा दी। बिहार के बिना अब राजनीति नहीं हो सकती, राहुल गांधी ये समझा रहे हैं, और राजनीति करनी है तो बिहार में रुकना ही पड़ेगा, टिकना ही पड़ेगा। CWC की बैठक भी होगी और इसी यात्रा के दौरान पिछड़े और अति पिछड़े जातियों को राहुल गांधी ये समझा रहे थे कि भाई ये आपका वोट काट रहे हैं, और भीड़ ने बता दिया कि यह मुद्दा जनता के दिल और दिमाग में घर कर चुका है। और वैसे ये पहली बार नहीं है। अब एक और उदाहरण चलते चलते मैं आपके सामने रखता हूं। बिहार चुनाव में कांग्रेस दलित राजनीति के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहेंगे उदाहरण ये कि राहुल गांधी जब पटना पहुंचते हैं तो फिल्म फूले देखते हैं, देखा होगा आपने। दलित छात्रों के साथ संवाद करते हैं। हॉस्टल वाले मुद्दे पर तो पुलिस के साथ भिड़ भी गए, जमकर संग्राम हुआ, पुलिस रोक नहीं पाई। पिछड़े वर्ग से जुड़ने के लिए राहुल गांधी ने जाति जनगणना अभियान तक चला दिया बिहार में। दलित वोटर से जुड़ने के मकसद से स्वर्ण नेता अखिलेश प्रसाद को हटाकर राहुल गांधी ने कमान दलित चेहरे राजेश कुमार को दे दी। यही हुआ ना, राजेश कुमार को कमान दे दी। अवधेश प्रसाद सिंह की जगह अब उनकी ही बिरादरी के कन्हैया कुमार को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी खुद बेगूसराय तक पहुंच जाते हैं और पदयात्रा की, बाकायदा उन्होंने पदयात्रा की वहां पर बेगूसराय में। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कुछ दिनों से डंके की चोट पर यह कहना शुरू कर दिया कि भाई पिछड़े और दलितों के मामले में कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर चुकी है और जातिगत जनगणना के जरिए राहुल गांधी उस गलती को सुधारने की बात कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने दाव तो खेल दिया है, मगर यह दाव कैसे चुनाव में काम करेगा देखना अब ये दिलचस्प होगा। और अब ये संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।